आज हम बात करेंगे 71 बीपीएससी मेंस में आप कैसा आंसर लिखे कि आपके हाईएस्ट मार्क्स आ जाए। देखो, जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में ना काफी इफ एंड बट रहते हैं, और इफ एंड बट क्या रहते हैं, क्योंकि आपको आपका आंसर हमेशा बेस्ट लगेगा तभी तो आप वो अपना आंसर लिख रहे हैं। और आपका जो सहयोगी है, यानी कि आपका अगर एजुकेशन लेवल पर आपके बराबर का है, उसको भी आपका अच्छा लगेगा। एक अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आंसर में क्या क्या चीजें आयोग डिमांड करता है, और उनके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे तो श्योर है आपके नंबर मैक्सिमम आएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 38 मार्क्स में से आपके 26 नंबर आते हैं, वहीं पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपके नंबर 10 आते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं आयोग 0 नंबर भी देता है। ऐसा क्या होता है, 0 नंबर आयोग में जो स्टूडेंट लिख रहा है उसने तो उम्मीद नहीं की थी। ऐसा क्या किया जाए कि नंबर मैक्सिमम हो जाए, तो हम उसी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, जब हम पेपर की बात करते हैं ना, तो पेपर को ना यहाँ हम पेपर की बात करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब रहेगा आपके नंबर मैक्सिमम करने को। और मैक्सिमम कहाँ पर है, जैसे आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, इसके अलावा जो ऐसे है, तीनों में आपके मैक्सिमम नंबर आए। अगर हम टारगेट करते हैं 900, तो इसमें से हम मानते हैं 500 प्लस आपके नंबर कैसे अचीव हो, हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। तो 500 से ज्यादा अचीव करने के लिए आपको द बेस्ट आंसर लिखना पड़ेगा, और द बेस्ट आंसर की कुछ पहचान होती है। जैसे आपका पहला होता है प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन आपने नीट एंड क्लीन, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप कभी कल्पना करके देखिए, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी शादी में जाते हैं, अगर ऐसे घर वाले कपड़ों में चले जाएंगे तो आप खुद फील करके देखिए कि आपको कितना प्लेजेंट लगेगा। अगर आपको खुद के बारे में बाइस्ड है तो आप ये कल्पना करके देखिए, आपकी शादी या किसी जो मेन फंक्शन है वहां पर कोई अननोन व्यक्ति ऐसे कपड़ों में या ऐसी चीजों में, ऐसे भाव भंगिमा में आया है, तो वो कैसा फील होता है। तो यही आपका प्रेजेंटेशन काम करता है। प्रेजेंटेशन यानी कि आपका क्या रहेगा, जैसे क्वेश्चन है इसको प्रॉपर, जैसे इसका प्रॉपर एक इंट्रो हो, इसके बाद क्या रहता है, जैसे अगर आप मेन बोर्ड लिख रहे हैं ऐसे है, इसके बाद ऐसे पॉइंट में लिखे। प्रेजेंटेशन कई तरह के होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, सर्कल वगैरह बना देते हैं। कुछ बच्चे क्या रहते हैं जहां पर जैसे अलग अलग सेक्शन है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अगर आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हैं तो आपसे आयोग में एग्जामिनर क्या उम्मीद करेगा, आपसे ये उम्मीद करेगा हिस्ट्री का कुछ कालखंड लिखे। अगर मौर्यन के बारे में लिख रहे तो आप ये पता ही नहीं रहे कि मौर्यन एम्पायर कब था, मौर्यन साम्राज्य कब था, तो क्या मतलब बनता है। अगर आप बौद्धिज्म के बारे में लिख रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में, आप यही नहीं बता पा रहे हैं कि बिहार में किन किन एरिया में बौद्धिज्म का सबसे ज्यादा मेन फोकस था, आप कैसे नंबर देगा, आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपका पेपर चेक करूं, आप कैसे मेरे से उम्मीद करेंगे कि मैं आपको ज्यादा नंबर दूंगा, और न मैं उसमें नंबर देने वाला। तो जैसे हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 में, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसमें क्या है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का मैंने बताया। जैसे आप करंट अफेयर कर रहे हैं, करंट अफेयर में लिख रहे हैं, अगर इजराइल और इसके जो आप देख रहे हैं गाजा पट्टी पर, वहां विवाद है, कन्फ्लिक्ट की बात करें, आप मैप ही नहीं बनाएंगे तो कैसे नंबर आएंगे। तो यानी कि उनमें आपसे एग्जामिनर उम्मीद करेगा मैप बनाए। अगर आप एससीओ की बात करें तो अगर हो सकता है आप मैप बना दे। अगर आपको कहीं लिंक प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, कहीं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, तो आसपास की इंडिया का बना दो। अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया का मैप बनाइए। किसने बोला है कि आपको वहां पेंटिंग करनी है, एक बेसिक मैप तो बना सकते हैं ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो। ये मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं पहले लेवल की। अगर आप इसके बाद आप आते डीआई में अगर आप शॉर्ट फॉर्म करते हैं, अगर आप वहां पर जो रहता है, जो आप जो फार्मूला वगैरह यूज नहीं करेंगे, अगर आप उसका शॉर्टकट करेंगे, आप एसएससी टाइप का उसका सोचेंगे नहीं इसको तो 1000 नहीं लिखते, इसको स्किप कर देते, कुछ नहीं होता, नहीं आयोग उसी के नंबर काट लेगा। आपके क्या करेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा, वो आपके 2 नंबर काट ले, पता लगा 1 नंबर से रुक जाएगा। तो आपको यहाँ क्या रहता है ना, यहाँ डिटेल में ये करना रहेगा, ये चीजें ये रहेगा पेपर 1 में। अगर आप जब जैसे पेपर 2 में जाते हैं, पेपर 2 में जाएंगे और आप पॉलिटी की बात करेंगे, पॉलिटी में आप संविधान के आर्टिकल नहीं कोट करेंगे, तो आप कैसे एग्जामिनर से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको ज्यादा नंबर दे। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कोट करने हैं। आप करंट अफेयर से लिंक नहीं करेंगे। आपसे कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया,
अरे कोलिशन गवर्नमेंट तो 1990 में भी चल रही थी ना, आप बता रहे हैं अपना पूरी की पूरी जो अपने किताबों में पढ़ा सिर्फ वही गा रहे हैं। 1990 में ऐसा हुआ था, इसकी सरकार थी, उसकी सरकार थी, 2004 तक आप आ गए लिखते लिखते, 2004 में इस तरह का था। अरे आज का बताइए ना, अभी बिहार में क्या हो रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट ही तो है। अब जब आप कोलिशन गवर्नमेंट की चैलेंज बता रहे तो चैलेंज बताते हुए आप पुराना लिखेंगे, साथ साथ नया भी तो लिखेंगे ना। नए के एग्जाम्पल आएगा, आपसे उम्मीद ही नहीं करा कोई 1990 में आपसे क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा है, न 2004 में लिखवा रहा है, वो 2000 आपसे 26 में उम्मीद करेगा। 71 बीपीएससी में 2026 में उम्मीद करेगा आपसे। तो आयोग चाहता है कि करंट के एग्जाम्पल, कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, रजनी कोठारी से उठाइए, मंडल कमीशन से उठाइए, काका कालेलकर आयोग से आप बिल्कुल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं है पता लगा पूरा का पूरा। अगर आप उसको बोलते हैं ना अनुपात और संतुलन, अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन आप मेंटेन करेंगे कि ठीक है, थोड़े से हिस्से में हल्का सा ब्रीफ में आपने पीछे वाला कोट किया, पर करंट अफेयर से आप उसको लिंक करके आज का कास्ट सेंसस के लिंक करके नहीं लिखेंगे तो कैसे नंबर उम्मीद कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जब बात आएगी, इलेक्शन कमीशन में जब रिफॉर्म की बात आएगी, बिहार में आप देखिए ना 67% के आसपास वोटिंग हुई है, तो आप उसको लिंक करके बताइए ना भाई कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है SIR से लेकर करंट इश्यू को। यानी सेकंड पेपर में आपका कहने का है कि सेकंड पेपर का जो पहला सेक्शन है, अगर आप इसको करंट अफेयर से लिंक करके नहीं बताएंगे तो आपके कैसे नंबर आएंगे। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन है, इसमें दो इकट्ठे आते हैं, ज्योग्राफी एंड इसके अलावा आएगा आपका इकोनॉमी। और याद रखना, बिहार से लिंक करके तो क्वेश्चन आने स्वाभाविक है और आते भी हैं, क्योंकि आयोग ने तो अपने सिलेबस में दे रखा है। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का डिजास्टर मैनेजमेंट का आता है, किसने मना किया आप बिहार में नॉर्थ बिहार का आप मैप बना दो ना। अगर इन्वायरमेंटल का आता है, इन्वायरमेंटल की IPCC की रिपोर्ट लिखिए ना। IPCC की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे और सोचेंगे कि नहीं हमारा तो आंसर अच्छा है, ऐसे कैसे उम्मीद की जा सकती है। अगर आपसे देखो, आयोग ने इस बार काफी पुराना पूछ लिया, जैसे आपसे फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन फिर पूछ ले। अगर फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं, अगर आप एग्जांपल के रूप में प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन पूछ ले, अब प्लेट टेक्टोनिक बनाएंगे नहीं, लिखे जा रहे हैं और फिर उम्मीद कर रहे हैं हमने तो शानदार लिख दिया है। दिखना भी चाहिए, लिख रहा तो है पर दिखना भी चाहिए। तो आप उन चीजों को कोट कीजिए ज्योग्राफी में। बिहार से अगर आपसे एग्रीकल्चर का पैटर्न पूछता है, कहां कहां पर किस किस तरह का पैटर्न है, आप उसको आप छोटा सा मैप बना देना। किसने मना किया बिहार का मैप बनाने का? आप छोटा सा बनाइए, नंबर अपने आप उठेंगे, उसमें बता दे, पैटर्न बता दे किस तरह नॉर्थ बिहार में कैसे एग्रीकल्चर का पैटर्न है, साउथ में कैसे किया जाता है, गंगा रिवर के आसपास कैसे किया जाता है, उसका अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग बनाइए। कोपेन के बारे में पूछा नहीं जाता, पीटी में पूछा जाता, अगर वहां पूछा जाए तो वैसे बना दे। कहने का है ज्योग्राफी में जहां जहां मैप की जरूरत है वहां मैप बनाइए, जहां करंट अफेयर की जरूरत है वहां उससे लिंक कीजिए। इसके अलावा जैसे इकोनॉमी में आता है, इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी के 7 निश्चय से क्यों नहीं लिंक करेंगे? बिहार सरकार कर रही है 7 निश्चय 1 2 करके चला रहे, तो 7 निश्चय 2 से इसको लिंक कीजिए। इसके अलावा SDG से लिंक कीजिए। SDG बिहार सरकार पूरा काम कर रही है SDG के ऊपर, तो SDG से जब लिंक करके क्वेश्चन लिखेंगे तो आपके नंबर ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बूस्ट हो जाएंगे। जैसे सुबह सुबह आप देखेंगे, अभी क्या है, अभी कोडिफाई किया है, जो आप देखेंगे ना लेबर लॉ के ऊपर अभी सरकार ने काम किया है, उसको नोटिफाई किया हुआ है, अभी किया है कि लेबर लॉ को नोटिफाई कर दिया। तो उसमें क्या है, उसको रिफॉर्म की बात आ रही है तो उसको लिंक कीजिए ना, जो पोटेंशियल है उसको भी दिखाइए। सरकार ने कौन कौन सी स्कीम बताई है, इस यहाँ पर आप इकोनॉमिक सर्वे को लिंक कर सकते हैं, आप बजट को लिंक कर सकते हैं, तो नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब आप साइंस टेक की बात करते हैं, साइंस टेक की बात करते हैं, जो साइंस की रिपोर्ट आती है उनको लिंक करके लिखिए। साइंस में इंडिया क्या क्या काम कर रहा है उसको लिंक करके लिखिए, अपने आप हो जाएंगे। जो चैलेंजेस है, क्योंकि बिहार में जो बीपीएससी में पूछा जाता है, जो साइंस टेक होगा, साइंस टेक वाला एरिया वो पूछा जाएगा, बिहार से लिंक करते हुए पूछा जाएगा। जैसे AI को बिहार में पूछ लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना AI को कहाँ का यूज कर सकते हैं, कहाँ का स्ट्रेंथ है, कहाँ का चैलेंज है, तो उनको लिंक करेंगे तो यहाँ आपके GS पेपर 2 में नंबर बढ़ जाएंगे। और कौन बोलता है कि GS पेपर 2 में नंबर कम आते हैं? अगर आप इस डायमेंशन में लिखेंगे तो श्योर है आपके नंबर आपके ज्यादा आएंगे। इसके अलावा अगर आप एसए में जाते हैं तो एसए वाले एरिया में, एसए में क्या रहेगा, यहां पर आपका 3 ऐसे आते हैं, याद रखना
जो जीएस होता है ना उसको पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है, इतना टाइम नहीं होता जीएस में, क्योंकि आपको देखना 7 मार्क्स, 8 मार्क्स और 38 मार्क्स ऐसे करके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क्स के बेसिक छोटे छोटे आपको लिखने होते हैं, 8 मार्क्स के उससे थोड़ा सा हल्का सा कंटेंट बढ़ा दिया जाता है, 38 मार्क्स के अभी कहीं किसी आयोग में नहीं आ रहे, बीपीएससी में आ रहे हैं। पहले यूपीएससी में आते थे 2010 से पहले, अभी नहीं आ रहे। बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे आप यूनिवर्सिटियों में लिखते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, एस्से में, एस्से की अप्रोच आपकी पैराग्राफ की रखनी है, ये रखनी है बुलेट पॉइंट वाली, ये वाली अप्रोच जीएस की। यहाँ आपको पैराग्राफ की अप्रोच, पैराग्राफ में फ्लो होना चाहिए, उसके अलग अलग डायमेंशन। अगर आपका ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाता है और वुमेन एम्पावरमेंट में आप कोई डायमेंशन ही नहीं खोलते हैं, आप ये बताते ही नहीं है कि कैसे हैं, और इसके अलावा आप जब ऐसे लिखेंगे तो उसको आप करंट अफेयर से लिंक करके करते हुए साथ में आप बिहार से लिंक करके लिखिए ना। अगर आप ऐसे को बिहार से लिंक करके नहीं लिखेंगे, आप ये नहीं बताएंगे वुमेन एम्पावरमेंट पर बिहार सरकार क्या काम कर रही है, आप उसका नेशनल अप्रोच नहीं खोलेंगे, उसका इंटरनेशनल अप्रोच नहीं खोलेंगे, कैसे उम्मीद करोगे कि आप एग्जामिनर आपको नंबर दे। अगर आपको ये लगता है कि एग्जामिनर उम्मीद देगा क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा दूसरे बच्चे ने लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वहां तो रिलेटिव फाइट है, उसको आयोग को कोई किसी से बायसनेस नहीं होती है, आयोग के सामने कॉपी आती है, कॉपी आएगी भी, जिस बच्चे ने अच्छा लिखा है नंबर देती जाएगी। वहां कौन सा नाम होता है, वहां कौन सा कोई बायसनेस के लिए कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम आप इसको इसी डायमेंशन में, अगर आप बिहार विशेष का जो ऐसे आता है, भोजपुरी का, मैथिली का आता है, नॉर्मली अभी यही 2 भाषाओं का पूछा जा रहा है, लैंग्वेज का, उसको डिकोड कीजिए ना, डिकोड करके आप लिखिए अलग अलग डायमेंशन में, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सोशल, जिसको बोलते हैं पिस्टल अप्रोच अपनाइए, बाकी और जितनी अप्रोच है सबका वहां पर यूज कीजिए, अच्छे अच्छे कोट यूज कीजिए, हिंदी के कीजिए, काफी ज्यादा हिंदी के जो विद्वान रहे हैं, कवि रहे हैं, उनको कोट कीजिए, इंग्लिश वाले थे इंग्लिश की जो पोइम है उनको कोट कर सकते हैं, बेसिक चीजें भी आप कोट कर सकते हैं। तो इन चीजों को कोट करते हुए आप लिखेंगे ना, देखो याद रखना एससी में क्या रहेगा ना, 10-15% से ज्यादा इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जीएस नहीं है, दोनों की अप्रोच एकदम अलग चलेगी। आप उसको उसी अप्रोच से लिखेंगे और जीएस में भी जो सब्जेक्ट है उसको उसी अप्रोच से लिखेंगे, तभी आपके नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर आप उसको उस अप्रोच से नहीं लिखेंगे, ये कुछ ऐसा ही हो जाता है जैसे आपको बोला जाए कि ठीक है आप चपाती बनाइए, चपाती बनाने के बजाय आप क्या बनाने लगे, अगर आप सब्जी बनाने लगेंगे तो क्या रहेगा, चपाती बोला था सब्जी बना दी, सब्जी बोला चपाती बना दी, कोई कुछ समझ नहीं आएगा। तो जो बोला गया उसी पेपर को उसी एंगल से लिखिए, जो नहीं बोला गया वैसे से मत लिखिए। पहली बात ये है। और प्रेजेंटेशन का मैंने बताया ना, मैप, फ्लो चार्ट ये है। कंटेंट का मैंने साथ में ही बता दिया कि आपको कहाँ फ्लो चार्ट और कहाँ चीजें। देखो हमेशा बोला जाता है कंटेंट इज द किंग, बिल्कुल किंग होता है, पर कंटेंट आपका समझ में नहीं आएगा क्या रहेगा। काफी बच्चे क्या करते हैं, काफी बच्चे ऐसे करते हैं कंटेंट में, देखिए यहां से शुरू किया पैराग्राफ, लिख दिया, शुरू किया, लिख दिया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, एक यहां से, फिर यहां से ऐसे कर दिया। अब एग्जामिनर को भड़क है, वही आपको जो करना है आप कीजिए, हमने लिख दिया है, हमने अपना काम पूरा कर दिया है। हमारे पास भी ऐसे कॉपियां खूब सारी आती हैं, तो इसमें क्या देगा एग्जामिनर के पास। आपने कभी कल्पना की है कितना टाइम होगा, आप क्यों उसको ज्यादा टॉर्चर कर रहे हो। अगर यहीं पर अगर किसी बच्चे ने अच्छे से लिखा है, अच्छे से जैसे हेडिंग में लिखा हुआ है, हर एक की प्रॉपर हेडिंग है और उसका कंटेंट है, कीवर्ड को उसने अच्छे से अंडरलाइन किया है, कंटेंट प्रेजेंटेशन से लिंक करके जाता है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है और कंटेंट अच्छा है, नो डाउट नंबर बढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन कितना ही अच्छा है, कंटेंट अगर फीका है, अगर आपने उसमें बताया ना, उसमें आपने रिपोर्ट यूज नहीं की, आपने उस डायमेंशन में लिखा ही नहीं जिस डायमेंशन में आयोग ने क्वेश्चन पूछा है, तो क्या देगा वो। उसको सुंदर के सुलेख या प्रतियोगिता नहीं हो रही, सिर्फ प्रेजेंटेशन के नंबर नहीं मिलते हैं। याद रखना, न तो खाली कंटेंट किंग होता है न खाली प्रेजेंटेशन होता है, दोनों जब मिलके चलते हैं इसी को बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, इसको बोलते हैं, यानी कंप्लीट परफेक्शन तभी आएगा आपके आंसर में जब ये दोनों उठेंगे। मैं काफी ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनका कंटेंट लेवल ऑसम होता है, फिर भी वो लगातार बच्चे मेंस लिखते रहते हैं, इंटरव्यू लिखते रहते हैं, कभी किसी नंबर से छट जाते हैं, कभी कुछ नंबर से। क्यों? क्योंकि वो इस लेवल पर काम ही नहीं कर पाते हैं ये। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार में लिखते हैं, एवरेज होते हैं, कंटेंट भी ठीक ठाक होता है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट बिल्कुल नहीं होता,
कंटेंट भी ठीक ठाक होता है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, उनका पहली बार में निकल जाता है। और आपने काफी बच्चे सुने होंगे, अरे उसको इतना आता नहीं था, कैसे हो गया? क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन था। गिलास, जैसे ये गिलास है, इस गिलास में मैं एक लिमिट तक ही पानी डाल सकता हूं, इससे ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो होगा। सेम यहां पर काम करता है कि कंटेंट एक लिमिट तक ही है। क्योंकि आपको तो बताया ना, आपको 38 मार्क्स में लिखना है, कितने लिखोगे? 4.5 पेज लिखेंगे। उससे ज्यादा आप कंटेंट का क्या करोगे? उससे ज्यादा कंटेंट काम का ही नहीं है, चाहे कितना ही बनाए रखो। कंटेंट एक लिमिट तक है, और कंटेंट अच्छा होगा, नंबर अच्छे आएंगे। बस उसको प्रेजेंटेशन से लिंक कीजिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है, बातें घुमा घुमा कर वही बातें बोल रहा है, अगर मान लो किसी ने बहुत अच्छे फ्लो चार्ट, डायग्राम सब कुछ बना दिए, सारी चीजों का जो जैसे मैं बोल रहा हूं उनका यूज कर रहा है, अच्छे से नीट एंड क्लीन लिख रहा है, कंटेंट के नाम पर क्या है? कंटेंट के नाम पर 1990 का कंटेंट है। जैसे कि मैंने बताया ना, 1990 के एग्जाम्पल दे रहा है, किसी के नोट्स उठा के पढ़ लिए, किसी टॉपर के, इस टॉपर की स्ट्रेटेजी है, उस टॉपर की स्ट्रेटेजी है, 10 टॉपर की स्ट्रेटेजी, उसका इधर लिखा, उसका उधर लिखा, लिख लिख के कुछ बना दिया। पता लगा कंटेंट ही आदम के जमाने का है, तो उसको नंबर आप कहां से देगा? एग्जामिनर भी एक बार तो चल ठीक है कुछ तो नंबर देगा, वो कुछ नंबर देगा, इतने नंबर नहीं आएंगे कि उसका पेपर पास हो जाए। नंबर जरूर आएंगे, तो वहां यहां भी रुक जाएगा। तो जब ये दोनों मिलके चलेंगे ना, तभी आपका पेपर अच्छे से क्लियर होगा, और तभी आपके नंबर मैक्सिमम बढ़ेंगे। इसके बाद दो चीजें तो हो जाती हैं, काफी क्या रहता है ना, देखो ये दोनों चीजें हो जाती हैं, काफी बच्चों के साथ तीसरी चीज में इश्यू आ जाती है, उसके पास कंटेंट भी होता है, अभ्यास पढ़ते हैं, नो डाउट कंटेंट आ जाता है, अभ्यास करते हैं। इसके बाद क्या होता है? प्रेजेंटेशन भी अभ्यास करने से आ गया, दोनों चीजें हो गई। ये तीसरा आयोग वाले दिन काम करेगा, जिस दिन आपका पेपर होगा। अगर आपने पेपर का ये तीसरा वाला लेवल मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं किया, सर मेरा तो एक नंबर, एक क्वेश्चन छूट गया, मेरा तो DI का छूट गया, सर मेरा तो ना ऐसे का छूट गया, उसका छोटा लिख दिया, ये क्या है? टाइम मैनेजमेंट। यानी आपने टाइम ही नहीं किया मैनेजमेंट। आपने पहले DI के करने थे, लास्ट में DI के कर दिए, लास्ट में DI के करने थे, पहले कर दिए, जो पहले का क्वेश्चन बाद में कर दिया, बाद का पहले कर दिया। पता लगा पेपर 1 में नंबर कम आ गए, या फिर हो सकता है पेपर 2 में कहीं ना कहीं टाइम मैनेज नहीं किया। किसी क्वेश्चन को 38 वाले को एक स्पेसिफिक टाइम देना था, 7 वालों को स्पेसिफिक देना था, 8 वाले को टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए। 3 घंटे में आपको सब कुछ आ रहा था, अच्छा लिख रहे थे सब कुछ, पर आप उसको उस टाइम में मैनेज नहीं कर पाए। बोलते सर 10 मिनट और मिल जाती ना, बहुत अच्छा पेपर हो जाता, पर अब तो नहीं मिलने वाले। तो अगला काम करता है आपका टाइम मैनेजमेंट। दोनों चीजें होते हुए भी अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, पता लगा आपने 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो जो आपकी फाइट होगी ना 300 से नहीं होगी, उस पेपर में आपके जो आएंगे 290 से आएंगे, यानी 10 नंबर तो आपने पहले ही घटा दिए, बाकी के 290 से थोड़े ना आएंगे। 10 अगर ये 10 मार्क्स का था तो बाकी के क्या रहेंगे? किसी के 3 आएंगे, किसी के मान लो 4 आ गए, किसी के ज्यादा अच्छे हैं तो इसमें 6 आ गए, यानी वो तो पहले ही आपसे एज में चला गया ना। तो यहां पर कैसे उसको आप कैसे उससे कंपीट कर पाएंगे? या तो रैंक में इश्यू आएगा, या फिर हो सकता है कि कॉल में इश्यू आ जाए। तो यहां आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तीसरा, यानी आपको टाइम बाउंड मैनर में लिखना है। अगर आपको बड़ा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए ना 20 मिनट के आसपास कंप्लीट करें। छोटा क्वेश्चन आप 5 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला आता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। क्वेश्चन का ये मतलब है, आयोग में क्या होता है, देखो यहां पर आपको यूपीएससी की अप्रोच नहीं चलेगी, इतना ध्यान रखिए। यूपीएससी ऑप्शन की चल सकती है, जीएस की अप्रोच नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अब ये बोलेंगे सर आप तो ये बोल रहे हैं कि जीएस की मेरे सेंस जैसे पिस्टल और वो अप्रोच नहीं, यहां जीएस की वो अप्रोच नहीं चलेगी। वहां क्या है 20 क्वेश्चन, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। वहां उनमें से जो क्वेश्चन 20 के 20 करने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन करने हैं, और उनमें से ये करने के भी कौन से ज्यादा आ रहे कौन से नहीं है, उन्हीं में है। यहां पर मैटर कर जाएगा, क्वेश्चन में ऑप्शन मिलते हैं आपको। जब ऑप्शन होगा ना, जब 2A और B दिखेगा आपको, 3A और B रहेगा, ये तो रहता है 1 4, और वो सब बच्चों को पता है। 7th वाला क्वेश्चन आपका कंपल्सरी रहता है, जो मेंस लिख रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं उन सब बच्चों को जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप देख लेना। तो जो और वाले क्वेश्चन आएंगे ना, और वाले यहाँ खेल करेंगे। और वाले में आपने गलत सेलेक्ट कर दिया। अगर आपने वो वाला किसी न किसी प्रेशर में, पेपर का प्रेशर, अरे पेपर का टाइम तो देता है ना, बाकी के सब के ऊपर भी तो है ना, आपके ऊपर है तो बाकी के ऊपर भी रहेगा।
तो उसको तो नहीं अपने पर हावी होने देना। ठीक है, प्रेशर होना ठीक है, एक अच्छी बात है, पर ओवर प्रेशर होना गलत बात है। ओवर प्रेशर नहीं करना है। 2A और 2B में से कौन सा करना है ये आपको देखना है। हल्का सा टाइम 5 सेकंड 10 सेकंड लगती है, इसमें कोई 50 घंटे नहीं लगने वाले। आपको ये देखना कौन सी के ज्यादा डायमेंशन आ रहे हैं। कई बार ये रहेगा, कई बार देखने को आता है बच्चों को लगे अरे ये तो आसान क्वेश्चन है, मुश्किल को करते हैं, मुश्किल के चक्कर में मुश्किल भी नहीं कर पाते और आसान वैसे ही नहीं छोड़ पा, वैसे ही नहीं कर पाते। वहां क्या रहेगा, ये आयोग के लिए तो सभी आसान है, सभी मुश्किल है। अगर आयोग को वो आसान लगता या वो मुश्किल लगता तो आयोग उनको देता ही नहीं। आयोग के लिए तो आसान है, क्योंकि आपको आसान मुश्किल इसलिए लग रहा है, आपने वो पढ़ा है। जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है जिसके अलग अलग डायमेंशन पढ़े हैं, हमेशा हर बच्चे को वो आसान लगे। किसी को हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान लग सकता है, किसी को ज्योग्राफी का लग सकता है, किसी को DI आसान लग सकता है, किसी को साइंस टेक आसान लग सकता है। आसान का पैरामीटर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्वेश्चनों का जो सिलेक्ट करेंगे ना, उनको ठीक तरीके से सिलेक्ट करना। पूरे पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन सिलेक्ट करने में हर क्वेश्चन में आप 15-15 सेकंड भी देंगे ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला आपका। तो ये क्या रहेगा ना, ये कुछ बेसिक बातें बताई हैं। डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे रहेगा, इसके हर पहलू पर काफी डिटेल में बात करेंगे। ये बेसिक बातों का भी ध्यान रखेंगे ना, आपके नंबर अच्छे आएंगे। टाइम पर पेपर होगा, और आप जैसे इधर भी टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, अलग अलग कई सारे प्रोग्राम क्लासेस चल रही हैं, जैसे आपकी GS की स्पेशल टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा आपकी DI की टेस्ट सीरीज चल रही है, क्लासेस भी चल रही है दोनों की। आपको यानी कि काफी प्रोग्राम चल रहे हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई आपको बात करनी है, फैकल्टी है इधर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी मिल जाएगा, वहां कर सकते हैं, ये संस्थान पर कॉल करके पता कर सकते हैं। डिटेल में आपको उन चीजों के बारे में मिल जाएगा, और इन पर कुछ बात करते हैं तो कॉल करके पूछ सकते हैं।